अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसमें हम देखेंगे जो प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है वो हमारे पास कैसे होती है। सिट्रिक एसिड साइकिल के दो और नाम भी हैं, इसे टीसीए साइकिल भी कहा जाता है और इसे क्रेब साइकिल भी कहा जाता है। क्रेब साइकिल जो है वो इसे इस वजह से कहा जाता है, जिन साइंटिस्ट ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था उनका नाम था हैंस क्रेब, जिनकी वजह से इसे क्रेब साइकिल कहा जाता है। टीसीए साइकिल इसे इस वजह से कहा जाता है, जो सिट्रिक एसिड साइकिल का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमारे पास बनता है वो है सिट्रेट। सिट्रेट के ऊपर जो है वो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल इसे इस वजह से कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमारे पास बनता है वो है सिट्रेट, तो जिसकी वजह से इसे जो है सिट्रिक एसिड का साइकिल कहा जाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि पायरुवेट की जब ऑक्सीडेशन होगी एरोबिक कंडीशन में, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कैसे होगी और उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो सबसे पहले हम सेलुलर रिस्पायरेशन को देख लेते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो हमारे पास एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके जो है फर्दर जो है वो 3 स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट स्टेज है इसकी, उसमें होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल टू एसिटाइल कोएंजाइम एंड जनरेट्स एटीपी एनएडीएच एफएडीएच2। यहाँ पे जो लफ्ज़ फ्यूल यूज़ हुआ है वो सिर्फ ग्लूकोज के लिए यूज़ नहीं हुआ, वहाँ पे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, वहाँ पे फैटी एसिड्स हो सकते हैं, उनकी ग्लाइकोलिसिस होगी और एंड पे आपको पायरुवेट मिलेगा और साथ एनर्जी मिलेगी। जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या होता है कि एसिटाइल जो है वो आपका रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और सिट्रेट बना देता है। जो सिट्रेट होगा वो आगे सिट्रिक एसिड साइकिल को रन करवाएगा और एंड पे जो हमारी प्रोडक्ट मिलेगी वो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन NADH FADH2 और एक जो है वो GTP का मॉलिक्यूल यानी ATP का मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। जो थर्ड स्टेप है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाती है आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जनरेट्स मोर ATP देन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। अब जो ग्लाइकोलिसिस होती है हमारे पास वो होती है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि जो एंजाइम ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं वो आपके साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। और एंड पे जो हमारे पे प्रोडक्ट मिलती है ग्लाइकोलिसिस के वो है हमारे पास होते हैं 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि 3 कार्बन पे मुश्तमिल होते हैं। हमने इसी पायरुवेट की जो है वो ऑक्सीडेशन करवानी है और उसे कन्वर्ट करवाना है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, ठीक है। अब इसको जिस एंजाइम ने जो है ऑक्सीडाइज करवाना है उसका नाम है PDH कॉम्प्लेक्स, यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। वो एंजाइम क्या करेगा कि पायरुवेट के मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन पे मुश्तमिल है उसको ऑक्सीडाइज करवाएगा और एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करवा देगा जो कि 2 कार्बन पे मुश्तमिल है, और एक कार्बन जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इसको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के पास कैसे लेके जाया जाए, क्योंकि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हमारे पास एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, और जो पायरुवेट है वो तो ग्लाइकोलिसिस ये जो कि साइटोप्लाज्म में हुई थी वहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है इसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे लेके जाया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ठीक है। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है वो जो है वो परमिएबल है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर पॉक्सिन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फ्रीली मूव करवा देती हैं आयंस को। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको इम्परमिएबल बनाते हैं इनर मेम्ब्रेन को। लेकिन अब यहाँ पे ऐसे ट्रांसपोर्टर लगे हुए होंगे इस मेम्ब्रेन में जो कि पायरुवेट को जो है वो अलाउ करेंगे कि वो अंदर जा सकें, माइटोकॉन्ड्रिया में PDH के पास जा सकें, ताकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो पायरुवेट की एसिटाइल कोएंजाइम ए में और कार्बन डाइऑक्साइड एक जो है वो हमारी रिलीज़ हो और हमारा जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल रन कर सके। और ये जो PDH कॉम्प्लेक्स है ये क्लस्टर ऑफ एंजाइम है और मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं इसकी प्रेजेंट होती हैं। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोसोल मीन साइटोप्लाज्म में होती हैं। इसके अलावा जो PDH है इसमें 4 कोफैक्टर होते हैं जो कि डिफरेंट विटामिन से डिराइव होते हैं और वो भी पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, ठीक है। PDH कॉम्प्लेक्स का है जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं जिन्हें E1 E2 E3 कहा जाता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को E1, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज को E2, डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज को E3 कहा जाता है।
अब जो पायरोवेट से हमारे पास बनना है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये हमारे पास एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। मींस कि जब आप पायरोवेट को ऑक्सीडाइज करवा देंगे एसिटाइल कोएंजाइम में ए में और साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करवा देंगे, तो आप दोबारा से एसिटाइल को मिला के और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के पायरोवेट नहीं बना सकते। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और जब कभी भी ऑक्सीडेशन होती है तो साथ किसी न किसी की रिडक्शन जो है वो लाजमी होती है। अब यहाँ पे रिडक्शन जो है वो किसकी होगी, NAD+ की होगी। NAD+ की जब रिडक्शन होगी तो वो NADH बन जाएगा और एक NADH के मॉलिक्यूल से आप जो है वो 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है वो ले सकते हैं। जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का इसको 5 डिफरेंट कोएंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि विटामिन से मिलते हैं। अब वो हम देखते हैं कि वो विटामिन कौन से हैं और वो जो डिफरेंट 5 कोएंजाइम्स हैं वो कौन से हैं। पहला जो है वो TTP जो थायमीन से हमें मिलता है, और थायमीन इसको जो TTP जो है वो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो है हमें थायमीन से मिलता है। फिर राइबोफ्लेवन, ठीक है, ये FAD जो है स्टैंड फॉर हमारे पास होता है फ्लेवन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है नियासिन NAD जो स्टैंड फॉर होता है वो हमारे पास निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जो 4 डिफरेंट, और साथ हमारे पास कोएंजाइम ए जो पेंटोथेनिक एसिड से जो है विटामिन से हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे एक कोएंजाइम के बारे में बताया गया है जिसमें जो है रिएक्टिव जो है थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये एक हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, ये उसके बारे में बताया गया है। जो फिफ्थ हमारे पास कोफैक्टर है वो है लिपोइड जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और रिड्यूस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। जब ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो सल्फर के दरमियान बॉन्ड होगा, और जब रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन और सल्फर के दरमियान जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब जो PDS कॉम्प्लेक्स है, ये जो है इसके जो है 3 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था E1, E2, E3। जो E1 है वो डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज जो E1 है वो हमारे पास पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज जो है, और E3 हमारे पास आ जाता है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब ये जो इनकी डिफरेंट कॉपीज़ होती हैं ये वेरी कर रही होती हैं सेल टू सेल, और जो PDH कॉम्प्लेक्स है ये भी डिफरेंट साइज़ का हो सकता है, और ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी कर रहा होता है। ये मैमल्स में जो 50 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, और ये एक राइबोसोम के इंटायर साइज से 5 टाइम लार्ज होता है, और इसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है वो देख सकते हैं। और बोविन एंजाइम्स की जो हैं वो 60 आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ E2 जो है हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा E. coli की 24 कॉपीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारे पास 2 होता है वो लिंक करता है E1 को और E जो है 3 को। इस लिहाज से जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये 2 एंजाइम्स को लिंक कर रहा होता है E1 और E2 को। यही हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए था, जिसको PDH जो है वो ऑक्सीडाइज करवाता है, ऑक्सीडाइज करवा के उसे एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करवा देता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाती है।